Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. तो एक मैसेज है आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल मेंस अपीयर कर रहे हैं। देखिए, कंटेंट इनरिचमेंट पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है आपके पोर्टल में। करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इस कंटेंट इनरिचमेंट डॉक्यूमेंट का कैसे बेहतरीन उपयोग करना है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्रिंट ले लीजिए और फिर ध्यान से बस पढ़िए। हर एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 270 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। हर एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ भी नया नहीं, सब कुछ वही है जो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है फ्रॉम 28 मार्च, जब हमने फुल फ्लेजेड मेंस पर्सपेक्टिव से एनालिसिस शुरू किया। 20 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक का पूरा डिस्कशन है। बस उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया गया है कि इंटरनल सिक्योरिटी का अलग, इंटरनेशनल रिलेशंस का अलग, ऐसे दे दिया गया है। उसको डाउनलोड कर लीजिए प्रिंट लेकर के और ध्यान से पढ़िए। और जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जिसका हमने हिंट्स भी देखा, वो सब कुछ भी मैंने वहाँ दे दिया है। फिर मैंने डेटा, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड डेटा, जैसे इनइक्वालिटी के डेटा, तो फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा, अलग अलग चीज़ों के, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड फैक्ट्स डेटा, तो डेटा और फैक्ट्स का अलग से मैंने सीट दिया है आफ्टर एवरी टॉपिक। इसको रटना है, मग इट अप। बाकी चीज़ों को पढ़ना है, डेटा और फैक्ट्स को रटना है। क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि आंसर राइटिंग में जेनरिक बातें तो सब लिख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा अगर आप कोट करते हैं इन अप्रोप्रिएट मैनर, तब जाकर के आपका आंसर बेहतर होता है। तो डेटा सीट अलग से दिया है मैंने हर सेगमेंट के बाद, उसको, डेटा को एक बार रट लीजिएगा। और कंटेंट एनरिचमेंट पार्ट 1 तो पहले से पढ़ा हुआ है ही, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताया। उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक पार्ट को ध्यान से पढ़ना है। जो 60-70 टॉपिक्स हैं एसएनटी वाले, उसको ध्यान से पढ़ना है पार्ट 1 में। उसके अलावा कंटेंट एनरिचमेंट पार्ट 3 डॉक्यूमेंट आएगा, विच विल बी कवरिंग न्यूज़पेपर एनालिसिस के टॉपिक्स फ्रॉम 1 मई टू 31 मई, जिसको फर्स्ट वीक ऑफ जून में मैं रिलीज कर दूंगा। और उस वक्त देखेंगे, मुझे लगता है कि इतना नोट्स, कंटेंट इनरिचमेंट प्लस आपका क्लासरूम नोट्स इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ टू हैंडल एनी मेंस क्वेश्चन। पिछले साल भी सब लगभग लग ही गए थे, इस साल भी लग जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। बस आपको करना क्या है कि चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज कीजिए। और जो भी डेटा फैक्ट्स हैं उनको सिर्फ रट के मत रखिए, टेस्ट सीरीज में अप्लाई भी कीजिए। तो टेस्ट सीरीज में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सी लेवल राइज इतना हुआ है, तो ग्राउंड वाटर इतना डिप्लीट हो रहा है, ये सब डेटा जब आप देंगे तो उसको टेस्ट सीरीज में ही प्रैक्टिस कीजिए। इससे कैसा होगा कि एग्जाम की आपको बेहतरीन तैयारी हो पाएगी। तो याद कीजिए, जो मैं कोट बार बार क्लासरूम में भी कहता हूँ, द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। तो टेस्ट में इन सारी चीजों को अप्लाई कीजिए। ठीक है। कंटेंट एनरिचमेंट पार्ट 2 इज नाउ देयर फॉर यू टू डाउनलोड, प्रिंट एंड रीड। रीड इट बट ओनली मग अप द डेटा एंड फैक्ट्स सीट। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इमरजेंसी एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। सो ये जो टॉपिक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1, इंडियन पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी 1975 में। उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्यों इमरजेंसी लगाई गई, फिर क्यों हटाया गया, क्या ऐसे कंडीशंस बने थे। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इस आर्टिकल में सब कुछ डिटेल में बताया गया है। 1971 में इंदिरा गांधी जी लार्ज मार्जिन से इलेक्शन जीत करके फिर उनकी सरकार बनी। क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जो स्लोगन था, गरीबी हटाओ, प्रो पुअर स्लोगन, थोड़ी सी लेफ्टिस्ट पॉलिसीज, और उसके अलावा उनके स्कीम्स या पॉलिसी जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स या प्रीवी पर्स, राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स, उनको जो स्पेशल पैसा दिया जाता था, वो सब खत्म कर दिया गया। बैंक्स का सरकारीकरण, सरकार ने 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, खुद के कंट्रोल में ले लिया फॉर पब्लिक बेनिफिट। तो इस कारण से इंदिरा गांधी बिकेम ए वेरी पॉपुलर लीडर, क्योंकि उनकी थोड़ी सी प्रो पुअर लेफ्टिस्ट पॉलिसीज थी। लेफ्ट और राइट के बीच में लेफ्ट पॉलिसी और राइट पॉलिसीज एग्जैक्टली क्या होती हैं, इसको लेकर के मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन में बनाऊंगा कि लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है, राइट विंग क्या होता है।
बट अभी के लिए आप मान करके चलिए कि जब प्रो पुअर बातें होती हैं तो आप समझिए लेफ्टिस्ट पॉलिसी, और जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिबरल जिससे ओवरऑल बिजनेसेस को फायदा हो तो उसको राइटिस्ट पॉलिसीज कहते हैं। इंदिरा गांधी जी की लेफ्टिस्ट पॉलिसीज जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड प्रीवी पर्स का एबोलिशन उनको काफी पॉपुलर बना चुका था 1970s में, और इसी कारण से 1971 में वो ह्यूज मेजोरिटी से इलेक्शन जीत करके आई और प्रधानमंत्री बनी। लेकिन उनके रेजीम में जो 1971 से लेकर के 1976 तक का जो उनका रेजीम था, टर्म था, उसमें अलग अलग तरीके की तकलीफें देखने को मिली। तुरंत कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में। वॉर में किसी भी देश को इकोनॉमिक कॉस्ट तो या इम्पैक्ट तो उठाना पड़ता ही है, भारत को भी वो इम्पैक्ट उठाना पड़ा, और कई सारे रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आकर के रहने भी लगे थे, तो उसका भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर। उसके अलावा कई सारे ड्रॉट्स भी पड़े, सब्सीक्वेंट ड्रॉट्स, जिस कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा था। तो ये सब कंडीशंस थे जिस कारण से इकोनॉमी थोड़ी सी बिलो एवरेज परफॉर्म कर रही थी। बचा खुचा नुकसान हो गया 1973 में। अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। सीरिया और इजिप्ट, ये दो अरबिक कंट्रीज हैं, इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया। इस पूरे मामले में यूएस ने थोड़ा इजराइल को सपोर्ट किया। अरब कंट्रीज ने फिर यूएस को सबक सिखाने के लिए ऑयल सप्लाई कट डाउन कर दिया यूएस को और उनके एलाइज को। मिला जुला करके हुआ क्या, क्योंकि अरब कंट्रीज आर वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, यू नो दिस रीजन, वेस्ट एशियन रीजन इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इन्होंने अरब कंट्रीज ने जब ऑयल सप्लाई को कट डाउन कर दिया तो पूरे दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर चले गए। और भारत आपको पता है मेनली डिपेंड्स अपॉन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। अप टू 80% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स आर मेड थ्रू इंपोर्ट। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर गए तो इंडिया के लिए फॉरेक्स रिजर्व एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। और नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो और एक्सेंचुएट हो गया। तो ये तीन फैक्टर्स हैं मेनली जिसने इंदिरा गांधी जी का ये जो रेजीम है 1971 से लेकर के 1976 का, उसमें कई सारे इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात क्रिएट किए। उसी दौरान ये जब 1973 में ऑयल क्राइसिस हुई, एनर्जी क्राइसिस हुई, उसके बाद जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनको हम लोग कहते हैं ओईसीडी कंट्रीज, लगभग 37-38 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने आपस में मिल करके बाद में 1974 में, एक साल बाद जब ये क्राइसिस डिफ्यूज हुआ, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्य रोल यही है कि फ्यूचर में इस तरीके के एनर्जी क्राइसिस को प्रिवेंट करे। तो ये कुछ ऑयल रिजर्व्स मेंटेन करके रखता है कि अगर मान लीजिए कि सडनली ऑयल सप्लाई कट डाउन किया भी जाता है मेजर ऑयल सप्लायर्स द्वारा, फिर भी एनर्जी की क्राइसिस ना हो। तो इस कारण से आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बनाई गई बाय ओईसीडी 1974। तो ठीक है, वापस से मुद्दे पे लौटते हैं। भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो काफी बढ़ गई 1973-74 तक। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग जगहों पे छोटे मोटे प्रोटेस्ट होने लगे। जब आपको पता है कि देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बिलो पार परफॉर्म करता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो छोटे मोटे तो प्रोटेस्ट होंगे ही। एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ गुजरात में, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुआ। और फिर उसके बाद ऐसा ही एक प्रोटेस्ट बिहार में देखने को मिला। बिहार में 1974 में एक लीडर जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने लगभग पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था, लेकिन स्टूडेंट्स के कहने पे उन्होंने वापस से एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक क्रांति लॉन्च की, संपूर्ण क्रांति अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उनका कहना था कि इस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार की बुरी नीतियां, पुअर पॉलिसीज आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड सच एन इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड दैट इज वाई जयप्रकाश नारायण इन बिहार कॉल्ड फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, एट ए रैली इन 1974 ऑन 5 जून। और धीरे धीरे फिर ये जो क्रांति है पूरे देश भर में फैल गई। इन अंडर दिस संपूर्ण क्रांति he asked the members, the youth mainly, to disobey, members of the police and military to disobey unconstitutional orders। सरकार की तरफ से अगर कुछ ऐसे आदेश आते हैं
कहा जाए कि आप लोगों के ऊपर डंडे बरसाइए अगर वो अपने हक का डिमांड कर रहे हैं, ऐसे कुछ अगर ऑर्डर्स आते हैं तो उसको आप मानने से मना कर दें। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वाली बात दिख रही है जेपी नारायण के। तो जेपी नारायण वाज गांधीयन ओनली, तो ये अडॉप्टेड गांधीयन अप्रोच। और ये सब समस्याएं तो चल ही रही थी 1974-75 में कि इंदिरा गांधी की सरकार है, इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुजरात और बिहार में मेनली प्रोटेस्ट शुरू हुए। बचा खुचा एक क्राइसिस और आ गया, पॉलिटिकल क्राइसिस 1975 में। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जी 1971 के लोकसभा इलेक्शन में खुद उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था फ्रॉम रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ उत्तर प्रदेश। वहां से वो जीती थी और उनके ओपोनेंट थे राज नारायण जी। राज नारायण ने राज नारायण जी ने हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में कंप्लेन किया। आपको पता है कि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को लेकर के अगर कोई भी कंप्लेन होगा तो दैट विल डायरेक्टली बी टेकन अप बाय हाई कोर्ट, इट इज देयर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो राज नारायण फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इंदिरा गांधी इन इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस कि इन्होंने कुछ तो इलेक्शन में घपला किया है। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का गिल्टी पाया और उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत उनको उनकी कैंडिडेचर से कैंसिल कर दी गई। मतलब सी वाज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिसाब से उन्होंने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस किए थे। और हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से अब अगले 6 साल तक वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती थी। तो अब ये एक अजीब तरीके की पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई। प्रधानमंत्री जो हैं वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे और वो 6 साल तक इलेक्शन भी नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते। ये मैटर वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गई। साथ ही साथ विद इन स्पैन ऑफ 2 वीक्स, आप देखो 12 जून 1975 को उनकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हुई और 25 जून को इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। आपको पता है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, बट प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना होकर के सीधा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के आदेश से ही आप सजेशन से प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 डिक्लेयर किया गया और उसमें भी ग्राउंड बताया गया इंटरनल डिस्टरबेंस, क्योंकि उस वक्त तक आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी ऑन 3 ग्राउंड्स: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस। बट ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड है, ये एम्बिगुअस वर्ड है। ये मतलब बहुत स्पेसिफिक नहीं है। इसी का आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार ने मिसयूज किया और इंटरनल डिस्टरबेंस प्रोविजन का इस्तेमाल करके सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। और यही कारण है कि बाद में जब इमरजेंसी हटेगी, हम आगे देखेंगे, अगली सरकार आएगी जनता पार्टी की सरकार, जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होगी, तो उसने अमेंडमेंट किया, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाया 1978 में, और इस वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा करके वर्ड लगाया आर्म्ड रिबेलियन, बिकॉज आर्म्ड रिबेलियन इज मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू इंटरनल डिस्टरबेंस। अभी कहीं लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, तो उसको भी इंटरनल डिस्टरबेंस बोल करके इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्टरबेंस की एम्बिग्विटी को देखते हुए, इस वर्ड की एम्बिग्विटी को देखते हुए, फिर आने वाली सरकार अगली जो है, जो 1977 में आएगी, उसने 44th अमेंडमेंट करके इस इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड की जगह पे लगा दिया आर्म रिबेलियन। मुद्दा यह है, वापस से इमरजेंसी पे आते हैं। 25 जून 1975 को भारत के अंदर लगा दी गई इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड इंटरनल डिस्टरबेंस। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो सरकार ने इमरजेंसी प्रोविजन का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। क्योंकि लीगली इंदिरा गांधी वाज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन बिकॉज उनकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। कुछ तो गलत किया था 1971 में इलेक्शन के दौरान रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो अपनी सीट बचाने के लिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का मानना है, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। और इमरजेंसी लगभग आप कह सकते हैं कि 2 साल से थोड़े कम टाइम के लिए चला। 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक चला। ये जो टाइम है इमरजेंसी का, इसको कहा जाता है डार्क डेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसलिए दिया है ताकि हमारी नेशनल
सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाया जा सके, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपने पावर को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करे। तो कहीं ना कहीं ये वेस्टेड इंटरेस्ट से इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल हुआ। दैट इज वाई इमरजेंसी डेज आर कंसिडर्ड टू बी ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, व्हाई इमरजेंसी इज नोन एज डार्क डेज फॉर डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात, इट वाज इम्पोज्ड ऑन मैलाफाइड ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, और यही कारण है कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस वर्ड को हटा करके बाद में कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन एज पर 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। कई सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। You see, declaration was made under Article 359 that no person could move to the courts for enforcement of Article 14, 19 and 21। बाद में आप देखोगे ये 44th अमेंडमेंट एक्ट करके ये भी प्रोविजन लाया गया कि आर्टिकल 21 किसी भी केस में सस्पेंड नहीं हो सकता, बट उस वक्त तक ये सस्पेंड हो सकता था। तो 359 आर्टिकल का इस्तेमाल करके जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। मीडिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, बट आर्टिकल 19 वाज सस्पेंडेड यूजिंग आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये आर्टिकल पावर देता है सरकार को अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के लिए ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसका इस्तेमाल करके उन्होंने आर्टिकल 19 को कर्टेल डाउन कर दिया। अब अखबार वालों के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, कुछ भी वो छापते तो उसको सरकार जो है वो उसको उसके उन अखबारों के अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिया करती थी। तो अखबार वालों ने एक तरीका निकाला अपना सेंसरशिप या अपने प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस करने का, कि खाली पेज छोड़ देते हैं। खाली पेज छोड़ना ये ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान से समझो कि आप जब हमें कुछ बोलने ही नहीं दोगे तो इससे अच्छा अब हम कुछ बोलते ही नहीं। दैट इज द आइडिया व्हेन यू लीव सम प्लेस पेज ब्लैंक। So this was their way of protesting against emergency and denial of democratic rights during emergency because their freedom of speech and expression were suppressed। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, कई सारे पेजेस जो हैं ऐसे ओपन ब्लैंक छोड़ दिए जाते थे। दिस वाज देयर वे, न्यूज़पेपर्स वे, एडिटर्स वे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमरजेंसी। अमेंडमेंट्स किए गए संविधान में कई सारे इमरजेंसी के दौरान विथ मेलाफाइड इंटेंशन। मेलाफाइड इंटेंशन मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ एक लीडर्स अपने पोजीशन को बचाए रखने के लिए संविधान में कई सारे अमेंडमेंट्स भी उन्होंने किए। जैसे इमरजेंसी के दौरान ही किया गया 38th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इन 1975, जिसमें कहा गया कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, बट दिस प्रोविजन वाज ऑफ कोर्स सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। वैसे ही 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर कुड नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। इट आल्सो एडेड दैट एनी ऑर्डर मेड बाय एनी कोर्ट सेटिंग असाइड एनी इलेक्शन ऑफ दिस फोर फंक्शनरी वुड बी डीम्ड वॉइड। बट मिनर्वा मिल केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1980 ने पुराने प्रोविजन को रिस्टोर कर दिया। तो मुद्दा यह है कि 39th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इस पर्पस से कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कैंडिडेटशिप कैंसिल की थी उसको रिवर्स किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं संविधान में अपने पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए, अपने पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए। उसके अलावा इमरजेंसी के दौरान ही 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आपको तो पता है, आप पॉलिटी में पढ़ते भी हैं, इसमें मैसिव चेंजेस किए गए संविधान में, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है इस पे हमने इस बार टेस्ट सीरीज में प्रश्न भी दिया था, राइट? व्हाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट ब्रॉट स्वीपिंग चेंजेस। उसके अलावा जो उस टाइम का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसका खूब आप कह सकते हैं दुरुपयोग किया गया। इट वाज मिसयूज्ड, मिसा एक्ट वाज मिसयूज्ड। और कई सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो इमरजेंसी के दौरान सरकार के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे उनको जेल भेज दिया गया। उसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, ये सब हैं। बाद में मीसा एक्ट को भी रिपील किया गया 1977 में। आज के डेट में एक इसी तरीके का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है यूएपीए, कभी कभार उसको कंपेयर किया जाता है विथ मीसा।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसी इमरजेंसी के दौरान लालू प्रसाद यादव जी, उनको भी जेल भेजा गया, प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम बिहार। तो उस टाइम में उनकी शायद से सबसे पहली बेटी का जन्म हुआ, तो उसी मीसा एक्ट के अंतर्गत उन्होंने अपनी पहली बेटी का नाम रखा मीसा भारती। अब एक बार जरा ये आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, तो कुछ और नई चीजें जानने को मिलेंगी। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी डेज। तो देखिए, मैंने आपको बताया टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में, जो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। बट जयप्रकाश नारायण जी का जो टोटल रिवॉल्यूशन था, उसके पहले कुछ चीजें गुजरात में भी हुई थी। क्या हुआ था गुजरात में कि हॉस्टल मेस चार्ज बढ़े दिसंबर 1973 में। इसके कारण स्टूडेंट जो हैं वो मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और गुजरात में शुरू हुआ नौ निर्माण आंदोलन, बेसिकली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। और वो आंदोलन काफी बढ़ा। वहां का स्टूडेंट प्रोटेस्ट अल्टीमेटली फिर बिहार में भी एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट लेकर के खड़ा हुआ, जहां पे जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। तो सरकार के इकोनॉमिक फ्रंट पे पुअर परफॉर्मेंस के कारण अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। ठीक है, 1973 और 74 में मेनली गुजरात और बिहार में। और बचा खुचा नुकसान हो गया जब इंदिरा गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आया बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट। और फिर अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए उन्होंने 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के थ्रू इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 डिक्लेयर करवा दिया, यूजिंग द प्रोविजन इंटरनल डिस्टरबेंस। मैंने आपको बताया इसी कारण से जब इंटरनल डिस्टरबेंस का मिसयूज हुआ, तो बाद में इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड को रिप्लेस करके ला दिया गया आर्म्ड रेबेलियन। उस वक्त लगभग 1 लाख प्रोटेस्टर्स, इसमें से कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे, उनको जेल भेज दिया गया फोर्सफुली। जो भी सरकार के अगेंस्ट, उसके ड्रैकोनियन अप्रोच के अगेंस्ट आवाज उठाता, सबको जेल भेज दिया जाता। उस टाइम में जो सबसे ड्रैकोनियन कानून जिसके अंतर्गत लोगों को अरेस्ट किया जाता था, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, वो है मीसा एंड डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। उन्हीं इमरजेंसी दिनों के दौरान इंदिरा गांधी जी के यंगर सन संजय गांधी ही केम अप विथ 5 पॉइंट प्रोग्राम। उनका मानना था कि देश के अंदर जनसंख्या काफी रफ्तार से बढ़ रही है एंड इंडिया नीड्स टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। टिल हियर ही वाज राइट। लेकिन उन्होंने फिर इस चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन शुरू करवा दिया, जबरदस्ती नसबंदी कराना, पैसे देकर के नसबंदी कराना। और इस कारण से सरकार के अगेंस्ट लोगों का आक्रोश, फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया। और आपको जान करके हैरानी होगी कि गवर्नमेंट का ये फोर्सफुल अप्रोच टू कर्व पॉपुलेशन लेड टू पॉपुलेशन ब्लास्ट इन द डिकेड ऑफ 1980 टू 1990। तो इससे हमने सीखा कि जबरदस्ती अगर कोई भी पॉलिसी लाई जाएगी तो इट विल बैकफायर। तो अगर किसी पॉलिसी को सक्सेसफुल कराना है तो नज अप्रोच लेना होगा, थोड़ा थोड़ा लोगों के बिहेवियर को चैनलाइज करना होगा इन द डिजायरेबल डायरेक्शन। तो फोर्सफुल स्टेरलाइजेशन पॉलिसी फेल्ड। पूरे देश भर में इंदिरा गांधी और उनके जो सन संजय गांधी, उनके अगेंस्ट आक्रोश बढ़ गया। और यही लोग मिल करके पूरी सरकार चला रहे थे, इसलिए कहा जाता था कि दे हैव अ किचन कैबिनेट, दे डोंट इवन कंसिडर अदर, कंसल्ट अदर मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। यही दो लोग फैसले ले रहे थे। और इन्हीं हालात में जन्म हुआ जनता पार्टी का। क्योंकि देखिए, लोकसभा इलेक्शंस 1971 में हुए थे, तो 1976 में अगली इलेक्शंस होने वाली थी। बट इमरजेंसी का टाइम था, इसलिए लोकसभा इलेक्शंस नहीं हुए। इमरजेंसी के दौरान इलेक्शंस नहीं होते, उनको एक्सटेंड किया जाता है 6-6 महीने करके। तो इलेक्शंस 1977 तक नहीं हुए। लेकिन 1977 में एकाएक से पता नहीं क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने अनएक्सपेक्टेडली लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया और 6th लोकसभा इलेक्शंस का ऐलान करवा दिया। और इसके साथ ही आप कहो मार्च की में इमरजेंसी भी वापस ले ली गई। कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया होगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, भारत के अंदर डेमोक्रेसी जो है उसका स्ट्रांग रूट है। अदरवाइज हम हमारे जैसे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे ऐसे लीडर्स ने फिर क्या किया, लंबे समय तक अपने कंट्रोल को बनाए रखा इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर करके। और वहां पे धीरे धीरे ऑथोरिटेरियन रेजिम आ गया। तो इंदिरा गांधी जी का 1975 टू 77 तक आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत ऑथोरिटेरियनिज्म दिखता है, बट 1977 में उन्होंने खुद ही इमरजेंसी को विड्रॉ कर दिया, 5th लोकसभा को डिसॉल्व करा दिया और 6th लोकसभा के चुनाव अनाउंस करा दिए गए।
तो अब कांग्रेस पार्टी तब तक फॉर्मिडेबल पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, उसके अगेंस्ट कोई अभी तक टिक नहीं पाया था, लगातार कांग्रेस की ही सरकारें बन रही थी। पहली बार फिर क्या हुआ कि अलग अलग पार्टीज एक साथ सामने आई। मोरारजी देसाई जी की कांग्रेस ओ, जो इंदिरा गांधी के कांग्रेस से अलग थी, इंदिरा गांधी का कांग्रेस था कांग्रेस आई, तो कांग्रेस के बीच में भी बंटवारा हो चुका था। मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी जी का कांग्रेस आई। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उनके अगेंस्ट सारी पार्टियां इकट्ठा हुई। मोरारजी देसाई की कांग्रेस को, चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोक दल, उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी जी ने बनाया था भारतीय जन संघ बीजेएस, बाद में यही बीजेएस बनेगी बीजेपी, और सोशलिस्ट पार्टी, इन सब ने मिल करके बनाया एक पार्टी, जनता पार्टी। और इलेक्शंस हुए, 543 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए। आज भी 543 सीट्स हैं, अभी भी इलेक्शन चल रहा है। और 543 सीट्स में से जनता पार्टी को मिले 298 सीट्स, मतलब मेजॉरिटी मिली, और मोरारजी देसाई बन गए प्रधानमंत्री। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली। और मजेदार बात यह है कि इंदिरा गांधी खुद की अपनी सीट हार गई रायबरेली से अगेंस्ट राज नारायण, जिन्होंने केस किया था 1971 वाले इलेक्शन के लिए। 1977 में राज नारायण के अगेंस्ट इंदिरा गांधी खुद की सीट भी हार गई। लेकिन चूंकि इतनी खिचड़ी वाली सरकार बनी थी, इतने सारे लोग थे इसमें, कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। और फिर हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद चौधरी चरण सिंह, जो बीएलडी के थे, अलग पार्टी के, बाद में जनता पार्टी बनाया था, वो वापस से अलग हो गए, और वो जाकर के कांग्रेस के साथ मिल करके उन्होंने अपनी सरकार बना दी। तो वो जनता पार्टी से अलग होकर के चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। लगभग 1-2 महीने के लिए वो सरकार में रहे, प्रधानमंत्री रहे, फिर कांग्रेस ने वो भी सरकार गिरा दी। इंदिरा गांधी जी ने वो भी सरकार गिरा दी, और 1980 में वापस से फ्रेश इलेक्शंस हुए। तो इस तरीके से ये है कहानी भारत की पहली नॉन कांग्रेस सरकार की। और फिर ये जो जनता पार्टी बनी थी, ये फिर टूटी, और इस वक्त जब ये टूटी, तो फिर एल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर गठन किया भारतीय जनता पार्टी का। पहले था वो बीजेएस, सारी पार्टियों के साथ इकट्ठा होकर के बना जनता पार्टी। जब ये जनता पार्टी फिर टूट गई, तो फिर से इन लोगों ने अलग से अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज। तो अब इंट्रोडक्शन में बेसिकली मोटी मोटी बातें कि इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट में लिखा गया, हमारे संविधान के कौन कौन से आर्टिकल हैं, और ये भी लिख दीजिए कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए दिए गए हैं ताकि वो भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें। ये सब मोटी मोटी बातें इंट्रोडक्शन में लिखिए। फिर मेन बॉडी में बताइए कि 3 टाइप की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे लगाया जा सकता है। ये आर्म्ड रिबेलियन वाला प्रोविजन लाया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में। उसके पहले तक तो यहाँ पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस। उसके अलावा स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। बट आपने बेसिक पॉलिटी में तो पढ़ ही रखा होगा, आर्टिकल 356 में कहीं भी इमरजेंसी वर्ड का तो इस्तेमाल नहीं किया गया। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र है आर्टिकल 360 में, इन ऑर्डर टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। इफेक्ट ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 358 और 359 जो है, इट डील्स विथ इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट। 358 कहता है कि विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी 6 फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। आर्टिकल जो 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1978 में, वो कहता है कि आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड ओनली इफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन इज ब्रॉट, बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे लाया जाता है इमरजेंसी, आर्टिकल 352 वाला, उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ये प्रोविजन ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये है इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 डायरेक्टली सस्पेंडेड इफ इट इज imposed ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। 359 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, बट 2 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ड्यूरिंग डिटेंशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट ऑल ड्यूरिंग इमरजेंसी। और बाकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं
बट ओनली इफ स्पेसिफिकली प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कर रहे हो उस वक्त वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि यूजिंग आर्टिकल 359 ये फंडामेंटल राइट अब सस्पेंडेड रहेंगे। इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32 जब तक इमरजेंसी रहेगी। तो ये आर्टिकल 19 के सस्पेंशन ऑटोमेटिकली होते हैं अंडर आर्टिकल 358। बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाते हैं अंडर 359 आर्टिकल, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकली प्रोक्लेमेशन करना होता है प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते। कंक्लूजन ये है, ऐसा कुछ लिख दीजिए, मैंने तो सिंपल सा कंक्लूजन लिख दिया है कि इमरजेंसी प्रोविजन का को इसलिए दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने ताकि देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचाया जा सके। इसका वेस्टेड इंटरेस्ट से अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हमारे देश के पॉलिटिकल फैब्रिक को बस कमजोर करेगा। इट विल सबवर्ट डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे छोटा सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑक्सीटोसिन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ऑक्सीटोसिन होता है एक फीमेल हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ विमेन से रिलीज होता है, एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस सेक्शन ऑफ ब्रेन। तो ये हाइपोथैलेमस सेक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो विमेन के अंदर ही रिलीज होता है, मेन के अंदर नहीं होता। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इट हेल्प्स फीमेल टू कंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। जब बच्चा डिलीवर होता है तो उस वक्त की जो ब्लीडिंग होती है वो इस ऑक्सीटोसिन की मदद से ही रुकती है। उसके अलावा दिस ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिलीज ऑफ मिल्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो कुछ विमेन के अंदर ऑक्सीटोसिन की कमी होती है नेचुरल तरीके से, इस कारण से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीटोसिन का सप्लाई होना जरूरी है डिलीवरी के दौरान, ताकि उनकी ब्लीडिंग को रोका जा सके इन द पोस्टपार्टम टाइम। यानी कि बेसिकली सीजेरियन ऑपरेशन जब हो रहा है तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और वैसे नॉर्मल डिलीवरी में भी ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ सकती है इफ ब्लीडिंग इज वे टू हाई। तो ये तो हो गई बात ऑक्सीटोसिन की है क्या। वो फीमेल हार्मोन है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। बट अब हो क्या रहा है कि ऑक्सीटोसिन वैसे तो मेनली होता है हॉस्पिटल्स में ताकि विमेन को हेल्प किया जा सके इसकी मदद से ड्यूरिंग डिलीवरी। बट इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, वहां से हॉस्पिटल से निकाल लेते हैं और एनिमल्स में इंजेक्ट करते हैं, फीमेल एनिमल्स में, मिल्च एनिमल्स में, जैसे कि बुफेलो एंड ऑल, ताकि उनका मिल्क सप्लाई बढ़ जाए। मिल्क सप्लाई तो बढ़ता है बट एट द सेम टाइम इट लीड्स टू इमेंस अमाउंट ऑफ पेन फॉर एनिमल्स ऑल्सो। उनमें अननेसेसरी जब ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है तो। उसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी कुछ लोग इसको इंजेक्ट करते हैं जिससे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थोड़े से और बड़े, खिले हुए और फ्रेश दिखें। ओरिजिनली फ्रेश है नहीं, लेकिन उनमें ऑक्सीटोसिन डाल करके उनको फ्रेश रिफ्लेक्ट किया जाता है, दिखता है। और यही कारण है कि ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जरिए ये ऑक्सीटोसिन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इंटर हो जाता है। और ह्यूमन बॉडी में जब एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन होगा, खासकर मेल मेंबर के अंदर जिसके अंदर नॉर्मली ऑक्सीटोसिन होता नहीं है, तो दैट लीड्स टू सीजर्स, हाथ वगैरह कांपते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, हेडेक, हाइव, शरीर पे छाले पड़ने लगते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो यही कारण है कि सरकार ने ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन और सप्लाई को काफी रिस्ट्रिक्टेड रखा है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पुट अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीटोसिन। एक ही सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसको परमिशन है कि वो ऑक्सीटोसिन बनाए, और सिर्फ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स में ही ऑक्सीटोसिन सप्लाई हो सकता है। बट हाल फिलहाल में हुआ क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इट हैज एडमोनिश्ड द गवर्नमेंट सेइंग कि दिल्ली में तो रैम्पेंटली ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल हो रहा है ऑन मिल्च एनिमल्स, एनिमल क्रुएलिटी तो लगातार हो रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट has asked government to take action against rampant use of oxytocin, which is illegal, not allowed in Delhi region. तो इसको एथिक्स पेपर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मिल्च एनिमल्स फॉर
more commercial gains. उस प्रोसेस में एनिमल्स आर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज अनड्यूली उनके अंदर ऑक्सीटोसिन डाला जाता है तो उनको काफी पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है. तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू कॉमर्स ओवर ह्यूमैनिटी. ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल ऑन मिल्क एनिमल्स. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एम पॉक्स आउटब्रेक इन कॉन्गो. This topic is again important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Mpox जिसको monkey pox भी कहा जाता है, एक वायरल जूनोटिक डिजीज है. जूनोटिक डिजीज वो डिजीजेस होते हैं जो एनिमल से इंसानों में ट्रांसमिट होते हैं. और वायरल डिजीज है मतलब वायरस, एक तरीके का वायरस है जो नॉर्मली मंकीज के अंदर होता है. मंकीज हार्बर्ड दीज काइंड ऑफ वायरस, इसीलिए उसको कहा जा रहा है जूनोटिक डिजीज. और फिर ये वायरस जब इंसानों में आ जाता है तो फिर इंसानों के अंदर वो एक बीमारी क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं हम लोग एम पॉक्स या मॉन्की पॉक्स. ओरिजिनली ये नाइजीरिया में देखने को मिल रहा था, इंडेमिक टू नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री. एनिमल्स are known to be source of mpox including monkeys and apes and variety of rodents including rats, mice, squirrels and dogs. और मोस्टली आप देखोगे कि एमपॉक्स जो है वो अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलेगा. मॉन्की पॉक्स के सिम्टम्स में फीवर, रैश, स्वोलन लिम्फ नोड्स, हेडेक, नौसिया ये सब देखने को मिलता है. द मेन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड मॉन्की पॉक्स इज दैट द मॉन्की पॉक्स कॉजेज लिम्फ नोड्स टू स्वेल while small pox do not. अभी मॉन्की पॉक्स हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया है, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है. कॉन्गो ने या ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ एम पॉक्स, मॉन्की पॉक्स. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डेंगू एंड ग्लोबल वार्मिंग. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए डेंगू फैलता कैसे है. डेंगू मेनली फैलता है एक स्पेसिफिक तरीके के मॉस्क्यूटो के कारण जिसका नाम है एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो. उसमें भी फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डेंगू. क्या होता है कि फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो नीड्स ब्लड इन ऑर्डर टू ले डाउन एग्स. और इसी कारण से सी इज ईगर टू बाइट ह्यूमंस एंड सी कैन हार्बर this female mosquito, Aedes aegypti mosquito can harbor a special kind of virus जिसके कारण फिर डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस और ये सारी बीमारियां, येलो फीवर होती हैं. एक बार जरा देख लेते हैं ये वाला फ्लो चार्ट, फिर वापस से समझेंगे. देखिए एक मान लीजिए कि अनइन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो है. इसने एक ऐसे इंसान को बाइट किया जिसको डेंगू हो रखा है, तो वो डेंगू वाला ब्लड इस मॉस्क्यूटो के अंदर आ गया. दिस एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड विद डेंगू विल रिमेन इन्फेक्टेड विद डेंगू फॉर रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ. और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 7-8 दिनों में इसके अंदर फिर वो जो डेंगू के वायरस हैं वो फिर अपने आप को इंक्यूबेट कर लेंगे. और 7-8 दिनों के बाद ये मॉस्क्यूटो जब दूसरे हेल्दी लोगों को बाइट करेगा तो उनको भी डेंगू वो ट्रांसमिट कर देगा, डेंगू वायरस, जिससे ये लोग भी डेंगू के शिकार हो सकते हैं. मैंने आपको कहा कि मेनली ये जो डेंगू, चिकनगुनिया जो होता है वो वायरल डिजीज है. एक इंसान के अंदर वायरस है डेंगू का, चिकनगुनिया का, वो इस अनइन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो के कारण फिर दूसरे हेल्दी लोगों में भी ट्रांसमिट होता है. इट मेनली हैपेंस थ्रू फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो. व्हाई? बिकॉज ओनली फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो बाइट ह्यूमन बिकॉज दे नीड ब्लड टू प्रोड्यूस एग्स. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. हाल फिलहाल में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं. और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे ऐसे जगहों पे बढ़ रहे हैं जहां पहले कभी डेंगू आउटब्रेक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. और कुछ ऐसे जगह हैं जहां डेंगू आउटब्रेक होता भी है लेकिन वक्त से पहले इस बार हो गया है और काफी ज्यादा स्केल पे हुआ है, मच बिफोर एंड एट लार्जर स्केल. तो डेंगू आउटब्रेक हुआ है बेसिकली, इतना याद रखना आपको, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में. अब क्यों हुआ हो रहा है डेंगू आउटब्रेक, उसके ऊपर
साइंटिस्ट्स का, इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट्स का कहना है कि द मेन रीजन इज राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो साइंटिस्ट का कहना है कि पिछले 30 सालों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर डिकेड में लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है, एवरेज टेम्परेचर इन दिस रीजन। तो 30 सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। और टेम्परेचर बढ़ने से हो क्या रहा है कि रेनफॉल थोड़ी ज्यादा हो रही है। मैंने आपको बताया, पहले भी कुछ दिनों पहले बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने से एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है और इस कारण से रेनफॉल ज्यादा होती है, इरेटिक होती है, मतलब अनटाइमली होती है, अलग अलग जगहों पे पानी इकट्ठा होता है और हाइयर टेम्परेचर में मॉस्क्यूटोज भी ज्यादा ब्रीड करते हैं। आपको सुन करके बड़ा अजीब लगेगा कि सिर्फ 0.6 डिग्री सेल्सियस से इतनी तबाही हो गई, बट यस दिस इज हैपनिंग कि मॉस्क्यूटो स्पीसीज थ्राइव मोर इन वार्मर टेम्परेचर। प्लस वार्मर टेम्परेचर से रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, इरेटिक होता है, स्कैटर्ड होता है, इस कारण से इधर उधर पानी इकट्ठा होते हैं जहां पे मॉस्क्यूटोज आराम से ब्रीड कर सकते हैं। और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग और उससे एसोसिएटेड जो कंडीशंस हुए हैं, इरेटिक रेनफॉल, जिस कारण से मॉस्क्यूटोज की पॉपुलेशन बढ़ी है लैटिन अमेरिका में और कैरेबियन रीजन में, और जिस कारण से वहां पे डेंगू के आउटब्रेक्स देखे जा रहे हैं। मेंस में कैसे इस्तेमाल करें इस पॉइंट का, देखिए ग्लोबल वार्मिंग पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रश्न आना तो तय है जीएस पेपर 3 में, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग। तो वहां पे कुछ आप करेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर ह्यूमन लाइफ अगर आप मेंशन कर पाए तो फिर आपका आंसर इंप्रेसिव होगा। तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट जब आप बता रहे हो तो थोड़ा डायग्राम बना करके भी दिखा दो, तो सीधा सीधा आप बता दो, ऐसे डायग्राम बना दो वर्ल्ड का और दिखा दो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में रिसेंटली डेंगू आउटब्रेक। उसके अलावा 29 मार्च 2024, इसी साल जब मैं आपको मेंस पर्सपेक्टिव से चीजें करा रहा हूं तो मैंने वहां पे आपको बताया कि बर्ड फ्लू भी ऑन द राइज है बिकॉज ऑफ H5N1 स्ट्रेन वायरस ऑफ बर्ड फ्लू। It has caused death of about 20,000 sea lions and dolphins. That also has been linked to global warming by experts, scientific experts. तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या मौजूदा टाइम में नुकसान हो रहे हैं, ये डेथ्स हुए हैं यूएस के अंदर, यूएस और आसपास के रीजन में। तो ये रिसेंट बिल्कुल करंट रियल एग्जांपल्स मेंशन कर पाओ ग्लोबल वार्मिंग के तो आपका आंसर इंप्रेसिव होगा। उसमें डायग्राम वगैरह बना करके दिखाओ तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज तो सब लोग लिखेगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, सी लेवल राइज होगा, उससे फिर परेशानी होगी, रेनफॉल ठीक से नहीं होगा, ड्रॉट भी हो सकता है, जेनरिक थिंग्स एवरीवन विल राइट। बट इफ यू आर एबल टू मेंटेन सम स्पेसिफिक पॉइंट्स देन योर आंसर विल बिकम इम्प्रेसिव। आईएमईसी को लेकर के सारे स्टेटमेंट्स सही है। यहाँ पे मैंने आंसर मैं देना भूल गया, इन दोनों के आंसर्स में टिक कर दूंगा पीडीएफ में। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।